हेलो एवरीवन। सो गाइज आज हम लोग लेक्चर 2 की बात करेंगे, सेकंड पार्ट की बात करेंगे, हाँ ना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में। फर्स्ट वाले पार्ट में हम लोगों ने जाना था कि रिएक्शन क्या है और उसके कुछ फीचर्स क्या है ना। लास्ट में मैंने कुछ कंपाउंड्स के बारे में बताया था। आज के क्लास में भी मैं आपको कुछ कंपाउंड्स के बारे में, है ना, कुछ रेडिकल्स के नाम मैं आपको दूंगा लास्ट टाइम में। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है केमिकल इक्वेशन, है ना। केमिकल इक्वेशन क्या होता है ना। केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड और भी चीज़ें जैसे उसका मॉडिफिकेशन, है ना। तो केमिकल इक्वेशन के पहले एक टॉपिक हम लोग जान लेते हैं, कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन। जैसे ए बी से रिएक्शन करके अगर सी बना रहा है तो इसके रिएक्शन के पीछे का कंडीशन क्या है, क्या क्या कंडीशन होता है रिएक्शन के लिए अगर हमें रिएक्शन कराना है तो पहला जो कंडीशन होता है वो होता है क्लोज कांटेक्ट। अगर मान लो कि हमको ए को बी से रिएक्शन कराना है तो दोनों के बीच में सबसे पहले क्लोज कांटेक्ट होना जरूरी है। अगर उनके बीच में क्लोज कांटेक्ट नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगा। मान के चलो कि एक टेस्ट ट्यूब में आपने आयरन ले लिया और इसमें आपने कॉपर सल्फेट ले लिया। कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4। अब इन दोनों के बीच में रिएक्शन कराना, और जब तक दोनों टेस्ट ट्यूब में का जो एलिमेंट है ये Fe जब तक इसमें नहीं मिलेगा या इसमें नहीं मिलेगा, जब तक दोनों के बीच में क्लोज कांटेक्ट नहीं होगा तब तक रिएक्शन नहीं होगा, है ना। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन तभी होता है जब उसमें क्या होता है, क्लोज कांटेक्ट होता है। दूसरा, कुछ रिएक्शन ऐसे भी होते हैं जिसमें हमें किसकी जरूरत पड़ती है, कैटलिस्ट की, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। भाई कैटलिस्ट क्या होता है इसको समझते हैं। अगर हम लोग कैटलिस्ट की बात करें तो कैटलिस्ट क्या है, एक जो रिएक्शन की रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है या घटा देता है ना। तो वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन वो क्या करता है, उसकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा या तो डिक्रीज कर देगा। इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे मान लो कि कोई दो चीज़ रिएक्ट कर रहा है, अब उनके बीच में बड़ा स्लो रिएक्शन हो रहा है, तो चाहते हैं कि वो रिएक्शन जल्दी कर जाए तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें कैटलिस्ट मिला देंगे तो रिएक्शन क्या करेगा, जल्दी कर जाएगा। या कुछ ऐसा भी होता है कि बहुत तेज़ी से रिएक्शन कर रहा है, इतना तेज़ी से रिएक्शन कर रहा है, हम चाहते हैं कि वो रिएक्शन स्लोली करे तो उसमें कुछ ऐसा कैटलिस्ट होता है, अगर हम लोग उसमें मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, वो रिएक्शन धीरे धीरे हो जाएगा। तो कैटलिस्ट क्या है ना, दो सब्सटेंस विच इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्टिविटी। होता है ना कि दो लोग झगड़ा करते हैं, मान लो कि एक दूसरे से लड़ाई कर रहा है, एक देखो कि तीसरा बंदा होता है, उसको दोनों में कोई से कोई मतलब नहीं है झगड़े से, लेकिन आ करके हाँ भाई मार और मार और मार, मतलब वो क्या कर रहा है, दोनों की लड़ाई को और बढ़ा रहा है। और दो लोग वही लड़ रहे हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं तो भाई भाई छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे करते हैं ना, मतलब वो चाहते हैं कि झगड़ा रुके। तो उसी तरह कैटलिस्ट होता है। मान लो कि ये दोनों रिएक्शन कर रहा है ए और बी, तो अगर कैटलिस्ट जो होता है यहाँ ऊपर हम लोग लेते हैं या नीचे यहाँ लिखते हैं, यहाँ कैटलिस्ट हम लोग लिख देते हैं, तो ये क्या करेगा, या तो इन दोनों को जल्दी से रिएक्ट करा देगा, अगर ये तेजी से रिएक्शन कर रहा है तो उनकी रिएक्टिविटी को कम कर देगा। तो ये होता है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। सारे रिएक्शन में जरूरी नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ रिएक्शन होते हैं जहाँ पे हमें किसकी जरूरत होती है, कैटलिस्ट की जरूरत होती है। उसके बाद तीसरा होता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कुछ रिएक्शन तभी होते हैं जब उनमें हम लोग एनर्जी देते हैं, किस फॉर्म में, या तो हीट के फॉर्म में, या तो लाइट के फॉर्म में, या तो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। मतलब मान के चलो कि एक कंपाउंड है, उसको हमको ब्रेक करना है ना, उसको तोड़ करके अलग अलग सब्सटेंस में बनाना है उसको, तो तभी रिएक्शन करेगा जब उसमें हम लोग हीट देंगे। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें यूवी लाइट की जरूरत पड़ती है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहेंगे। तो खैर ये सब लोग आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो सिंपल सा है टॉपिक, क्या है, कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन। अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन है, और भी बहुत सारे कंडीशन होते हैं। ये मेन जो आपके ये 3 कंडीशन होते हैं। पहला तो क्लोज कॉन्टेक्ट, ये तो सब में होना है, कुछ में आपको कैटलिस्ट की भी जरूरत पड़ती है और कुछ में आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। खैर अब हम लोग जानेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में। ये केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो देखो यहाँ पे आप लोग कि केमिकल इक्वेशन क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन by using their chemical formula and symbol is called chemical equation। भाई केमिकल रिएक्शन को
रिप्रेजेंट कर देना इक्वेशन के फॉर्म में। और वो इक्वेशन कैसे बनाते हैं, उसके केमिकल फॉर्मूला को यूज करके, कुछ सिंबल्स को हम लोग यूज करके, इसे हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। भाई केमिकल इक्वेशन क्यों जरूरी है? अब रिएक्शन होगा तो कुछ इस तरह से होगा, कैसे, जैसे मान लो कि व्हेन सोडियम रिएक्ट विथ क्लोरीन इट फॉर्म सोडियम क्लोराइड। अब इस तरह से लिखना थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ना, और इसको याद करना थोड़ा सा और वो है, लेकिन और ऐसे लिखे हुए रहने पे ज़्यादा चीज़ों का इन्फॉर्मेशन का हमें पता नहीं चलता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके केमिकल फॉर्मूला को यूज करके एक इक्वेशन बना देते हैं इक्वेशन के फॉर्म में। तो क्या करते हैं, जो रिएक्टेंट होता है उसको लेफ्ट साइड रखते हैं, है ना। जैसे मान लो इसी को हमें दिखाना होगा, तो सोडियम किससे रिएक्शन कर रहा है, क्लोरीन से, और ये क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड। ये हो गया अपना इक्वेशन, किसका इक्वेशन, रिएक्शन का। तो भाई केमिकल इक्वेशन लिखने का मेथड क्या है, तो मेथड बड़ा सिंपल सा है भाई, है ना। इसके लिखने के मेथड्स क्या है, पहला, जो रिएक्टेंट होंगे आपके, जो भी रिएक्टेंट होगा आप उसको किधर लिखोगे, लेफ्ट साइड लिखोगे। जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा उसको आप किधर लिखोगे, लेफ्ट साइड। उसके बाद जो आपका प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट को आप किधर लिखोगे, राइट साइड। जितने भी आपके प्रोडक्ट बनेंगे उनको आपको किधर लिखना है, राइट साइड। अच्छा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेट कैसे करोगे, तो इनको हम लोग कैसे करेंगे, इसको हम लोग सेपरेट करेंगे, सेपरेटेड बाय एरो साइन। एक एरो साइन से हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, ठीक है। और ये डायरेक्शन भी बताता है, ये एरो क्या करता है, इट ऑल्सो शो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन का डायरेक्शन भी बताएगा कि किस डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेट कैसे करेंगे, एरो साइन से। अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हो जाए और एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हो जाए तो आप उसको कैसे सेपरेट करेंगे, तो मोर देन वन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है तो उसको कैसे सेपरेट करेंगे, सेपरेटेड बाय प्लस साइन। उसको हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे, प्लस साइन से सेपरेट करेंगे। जैसे आप एक एग्जांपल देखो, जैसे मान लो कि CuSO4 प्लस Fe, रिएक्शन के बाद क्या बनाएगा, FeSO4 प्लस कॉपर बाहर निकल जाएगा। अब इस रिएक्शन को आप समझो, सिंपल, रिएक्टेंट्स आर रिटेन ऑन लेफ्ट साइड। हमने लेफ्ट साइड में किसको लिखा है, रिएक्टेंट को लिखा है ना। ये देखो, ये आपका लेफ्ट साइड में कौन है, रिएक्टेंट है। और प्रोडक्ट को किधर लिखना है, राइट साइड में। राइट साइड में कौन लिखा हुआ है, आपका प्रोडक्ट। उसके बाद जो रिएक्टेंट है आपका, अगर एक से ज़्यादा है तो उसको कैसे सेपरेट करेंगे, प्लस साइन से, और आएगा तो और कर देंगे। और जो आपके प्रोडक्ट हैं अगर वो ज़्यादा हो जाएंगे तो उनको भी प्लस साइन से सेपरेट कर देंगे। तो ये होता है हमारा केमिकल इक्वेशन लिखने का तरीका। तो सिंपल है भाई, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय यूजिंग देयर केमिकल फॉर्मूला, है ना, एंड सिंबल्स। कुछ सिंबल्स भी हम लोग लेंगे। उसके बाद मेथड्स क्या है, तो रिएक्टेंट को लेफ्ट साइड लिखेंगे, प्रोडक्ट को राइट साइड लिखेंगे। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को दोनों को कैसे सेपरेट करेंगे, एरो साइन से सेपरेट करेंगे। अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हो जाए या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हो जाए तो उनको कैसे सेपरेट करेंगे, प्लस साइन से सेपरेट करेंगे। तो ये था बेसिक मेथड, है ना। और आगे और भी लिखना है, तो ये आपका बेसिक मेथड क्या है, इक्वेशन लिखने का ये। अब केमिकल इक्वेशन का भी दो पार्ट होता है। एक इक्वेशन होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्केलेटन इक्वेशन, और एक इक्वेशन ऐसा होता है जिसको हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। भाई दोनों में फ़र्क क्या है और दोनों में क्या होता है ये देख लेते हैं। अगर हम लोग टाइप्स ऑफ इक्वेशन की बात करें तो एक हो गया स्केलेटन और एक हो गया बैलेंस्ड। स्केलेटन का क्या मतलब है, अगर कोई केमिकल रिएक्शन को डायरेक्ट उसका फॉर्मूला लिख करके रिप्रेजेंट कर दे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केलेटन इक्वेशन। यहाँ पे जो एलिमेंट्स या कंपाउंड हम लोग जो यूज करते हैं, जो सब्सटेंस यूज करते हैं, उसका जो कोफिशिएंट होता है, अगर वो हम लोग नहीं लिखते हैं, बिना कोफिशिएंट लिखे हुए अगर हम लोग इक्वेशन बना देंगे तो स्केलेटन इक्वेशन होगा। जैसे मैंने बताया था ना कि सोडियम अगर रिएक्शन कर रहा है, या मान के चलो कि हाइड्रोजन अगर वाटर से रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना रहा है, हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना रहा है, वाटर। यहाँ पे जो लिखा जाता है उसको कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे मान लो देखोगे 6H2, ये 6 क्या है, ये कोफिशिएंट है। ये कोफिशिएंट क्या बताता है, नंबर ऑफ मोल बताता है।
या इसको क्या कहा जाता है, ये मॉलिक्यूल्स बताता है कितने मॉलिक्यूल्स हैं। अगर मान के चलो कि 6H2 लिखा हुआ है तो 6 क्या बता रहा है कि हाइड्रोजन का कितना मोल लिया हमने, 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन, और मॉलिक्यूल कितने हैं तो 6 मॉलिक्यूल है, और एटम्स कितने हो जाएंगे, 6 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो एटम कितने हो जाएंगे, 12 एटम, 6 2 जा 12। तो ऐसे हम लोग समझते हैं, है ना। जैसे मान के चलो कि ऐसे लिखा हुआ है NO3, यहाँ पे मोल कितना है पता करना होगा तो डायरेक्ट 1 मोल ऑफ नाइट्रेट, यहाँ पे नाइट्रेट का 1 मोल लिए हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, अगर मॉलिक्यूल्स की बात करें हम लोग तो कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ NO3। इसको लैंग्वेज में क्या बोलेंगे कि ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ NO3 है या 1 मोल ऑफ NO3 है। अच्छा, नंबर ऑफ एटम की बात करें तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का 1 एटम और ऑक्सीजन कितना एटम, 3 एटम, तो कितना हो जाएगा 4। ये टोटल एटम कितने हैं, 4। ठीक है, ये हो गया। लेकिन अगर यही ऐसे लिखा हुआ है, इसमें अगर कोई कोफिशिएंट आके मल्टीप्लाई हो जाए तो कोफिशिएंट क्या बताता है, मोल या मॉलिक्यूल के बारे में। तो स्केलेटन इक्वेशन में कोफिशिएंट नहीं होता है ना। और बैलेंस्ड इक्वेशन में क्या होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं। उसमें जितने एटम्स रिएक्टेंट में होते हैं उतने एटम्स प्रोडक्ट में होते हैं, तभी उसको हम लोग बैलेंस्ड मानते हैं। और क्यों बैलेंस करते हैं ये भी आपको हम बताएंगे। जैसे मान के चलो कि अगर 2NO3 हमने लिखा, जैसे पहले NO3 लिया था, तो 2NO3 का क्या सीन है। 2NO3 मतलब नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है, मतलब पहले ये जान लो नंबर ऑफ मोल, तो 2 मोल ऑफ नाइट्रेट, नाइट्रेट का कितना मोल है, 2 मोल है। मॉलिक्यूल्स की अगर बात करें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रेट। अगर एटम की बात करें, नंबर ऑफ एटम्स, तो नाइट्रोजन का कितना एटम है, 2 एटम है, 2 इंटू है ना, ये 2 अब सब में मल्टीप्लाई होते जाएगा। प्लस ऑक्सीजन का कितना है, पहले 3 था तो, और इसमें क्या हो गया, ट्वाइस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये वाला 2 से मल्टीप्लाई होकर के 2 3 जा 6, यानी ऑक्सीजन के एटम कितने हो जाएंगे 6, और ये दोनों आपका ऐड होकर कितने हो जाएंगे 8। यानी यहाँ पे नाइट्रेट में नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे 8, और मॉलिक्यूल्स कितने हैं यहाँ पे 2, यानी नाइट्रेट के एक मॉलिक्यूल्स में कितने होते हैं 4, पहले पढ़े थे ना। तो 2 मॉलिक्यूल्स में कितने हो जाएंगे 8, अगर 4 मॉलिक्यूल्स हो जाएगा तो मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 4 16। तो सिंपल है। यहाँ जो लिखा रहता है ये मोल या मॉलिक्यूल बताता है, और ये सब में मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो उसका एटम बताएगा, है ना। तो नाइट्रोजन में कर देंगे तो नाइट्रोजन 2 एटम हो जाएगा, वो 3 है, दैट मीन्स व्हाट कि यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 3 पहले था, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। 1 में 3 था तो 2 में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसी तरह से आप समझना। तो स्केलेटन इक्वेशन क्या होता है कि जिसमें कोफिशिएंट नहीं होते हैं, इसके आगे कोफिशिएंट मल्टीप्लाई नहीं होते हैं। उसके बाद मास होता है, मास कंजर्व नहीं होता है। आप पढ़े होंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास इज नादर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्टेंट का जितना मास था उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो तो H2 और O2 रिएक्शन करके क्या बनाया H2O। अगर हम लोग जो मतलब रिएक्शन था डायरेक्ट उसका फॉर्मूला हम लोगों ने लिख दिया बिना कोफिशिएंट लिए हुए, कोई कोफिशिएंट हमने नहीं लिखा, सीधे H2 प्लस O2 रिएक्ट करके क्या बना दिया H2O। यहाँ पे हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा, एक हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम होता है, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 ग्राम। एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम, 16 ग्राम। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा 16, 32 ग्राम। अब देखो जो वाटर बना इसका मास निकालते हैं, 2 हाइड्रोजन है तो 2 प्लस 16 कितना आया 18 ग्राम। मतलब रिएक्टेंट का टोटल मास कितना आ गया 34 ग्राम, और जो हमारा प्रोडक्ट बना वो कितना है 18 ग्राम, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि सही नहीं है। क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कहता है कि जितना मास हमारे रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास हमारे प्रोडक्ट का होगा। तो ये तो हमने इक्वेशन बना दिया, लेकिन ये इक्वेशन उतना करेक्ट नहीं है। तो क्या किया गया, इक्वेशन को बैलेंस्ड किया गया। बैलेंस्ड करना मतलब दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स को बराबर कर दो। नंबर ऑफ एटम्स का बराबर होना मतलब मास का बराबर होना। अब इसी को देखो यहाँ पे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होगा। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब कि नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट्स अगर इक्वल हो जाए नंबर ऑफ प्रोडक्ट के, तो जितने एटम इधर होंगे
जैसे मान लो कि इधर हाइड्रोजन जितना होगा उधर हाइड्रोजन उतना होना चाहिए, जितना ऑक्सीजन इधर होगा उतना ऑक्सीजन उधर होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने का बहुत सारा मेथड है। हम लोग जनरली क्लास 10th में हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं। हीट एंड ट्रायल मतलब कॉमन सेंस, एक तरह से कॉमन सेंस लगाते हैं। इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ठीक है, लेकिन इधर ऑक्सीजन 2, इधर ऑक्सीजन 1 है। तो इधर ऑक्सीजन 2 करने के लिए क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन तो अपना 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन अब कितना हो गया, 2 2 जा 4। तो हम क्या करेंगे, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 4, ऑक्सीजन कितना हो गया अपना 2। इधर हाइड्रोजन कितना हो गया 4, ऑक्सीजन कितना हो गया 2। अब देखो इधर का आप मास निकालो, 2H2 मतलब 4 हाइड्रोजन है तो 4 ग्राम, और 2 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन का हो जाएगा 32। इधर देखो 4 हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा 32। यानी इधर मास कितना हो गया 36 ग्राम, और इधर कितना मास हो गया 36 ग्राम। ये क्या हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि वाई केमिकल इक्वेशन है ना इज नीडेड टू बैलेंस, मतलब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की क्यों जरूरत होती है, तो सिंपल है भाई, अगर बैलेंस नहीं करेंगे तो क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करेगा। दैट्स वाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करे, मास कंजर्व हो, इसलिए हम लोग बैलेंस करते हैं। और बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ के एलिमेंट्स को बराबर कर देते हैं। जितना एलिमेंट रिएक्टेंट में होगा उतना एलिमेंट प्रोडक्ट में होना चाहिए। क्लियर है। तो बोर्ड एग्जाम में बहुत सारा मतलब क्वेश्चन है, और जान लो कि आपको प्रैक्टिस करना है बैलेंस करने के लिए। आपके एनसीईआरटी बुक में बहुत सारा मिल जाएगा, एक्सरसाइज में देखोगे दिया हुआ रहेगा, पहले लैंग्वेज में लिखा हुआ रहेगा, इक्वेशन में बनाओ, इक्वेशन बना के उसको बैलेंस करना आपको रहेगा। तो आप क्या करोगे भाई, जैसे मैंने कंपाउंड्स के नाम दिए तो याद रखोगे, वैलेंसी याद करोगे, याद रखोगे। आज मैं आपको कुछ रेडिकल्स के नाम दूंगा जिनको आपको याद रखना है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या हो गया, स्केलेटन क्या होगा, क्या हो गया, आप समझ गए। अब देखो उसको कुछ हम लोग एग्जांपल लेते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन का, है ना, कुछ को बैलेंस वगैरह हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कुछ देखते हैं, एक एग्जांपल, कुछ स्केलेटन इक्वेशन, इसको बैलेंस करके देखते हैं। तो पहला आप देख रहे हो कि एल्युमिनियम है और उसके साथ कौन है, HCl मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड। ये क्या है आपका, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस H2, है ना, नाम आप समझ ही रहे हो। एल्युमिनियम क्लोरीन से बना है, क्लोराइड मतलब नन मेटल रहता है, अगर मेटल के साथ जुड़ेगा तो उसके लास्ट में नाम क्या हो जाता है, क्लोरीन होगा तो क्लोराइड, फ्लोरीन होगा तो फ्लोराइड। तो इसको बैलेंस करते हैं। सिंपल है भाई, बैलेंस करना मतलब दिमाग में सेट कर लो कि जितना इधर होगा उतना उधर, जितना एल्युमिनियम इधर उतना एल्युमिनियम उधर कर देना है ना, कुछ मल्टीप्लाई करके किसी भी तरह कर देना है ना। तो यहाँ पे एक एल्युमिनियम इधर एक एल्युमिनियम है, तो पहले एल्युमिनियम को छेड़छाड़ नहीं करते। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है ना। अगर मान लो कि हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्लोरीन 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन 3 है। तो पहले आप क्या करोगे, हाइड्रोजन और क्लोरीन एक साथ है और दोनों एक एक है, तो पहले इधर हाइड्रोजन और क्लोरीन को बराबर कर लो। तो इधर और इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना होगा, ये 3 और ये 2 है तो 3 को इसमें मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 3 को आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन 6 हो जाएगा, और 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्लोरीन भी 6 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप 6 लिख दो, तो हाइड्रोजन भी 6 हो गया, क्लोरीन भी 6 हो गया। इधर भी देखो क्लोरीन भी 6 हो गया और हाइड्रोजन भी 6 हो गया। बचा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम अकेले है तो भाई जो आएगा मल्टीप्लाई कर देना इधर, तो 2 एल्युमिनियम है, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका पहला बैलेंस हो गया। उसी तरह दूसरा देखो, दूसरा भी आपका आसान है, एक सोडियम है इधर, एक सोडियम इधर है, H2O, 2 हाइड्रोजन इधर है, इधर 3 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। 1 ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ है। अगर आप इसको अगर बैलेंस करना चाहो तो अगर मान लो कि यहाँ पे आप 2 मल्टीप्लाई करते हो तो हाइड्रोजन 4 1 5 हो जाएगा, है ना। इवन में है नहीं, मल्टीप्लिकेशन इसका आसान नहीं है, तो आप क्या करोगे कि इधर मल्टीप्लाई नहीं करोगे, क्योंकि सोडियम अकेले है ना, तो इधर कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे, सोडियम को तो हम लोग बैलेंस कर लेंगे, लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को जब 2 कंबाइन वाले होते हैं उन्हीं को बैलेंस करने में थोड़ा सा दिक्कत लगता है। तो आप यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो हाइड्रोजन कितना हो गया 4, 1 H था, 2 मल्टीप्लाई करते हैं और ये 2, तो 2 + 2 4 हाइड्रोजन हो गया। इधर हाइड्रोजन 2 है, अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हाइड्रोजन 4 हो गया। अब देखो तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 था, ये 2 मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन बैलेंस, दोनों बैलेंस हो गया एक साथ। अब देखो सोडियम कितना, अभी 2 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका सोडियम भी बैलेंस हो गया। उसके बाद यहाँ पे NH3 है, O2 है, यहाँ पे N2 है और यहाँ पे H2O। तो देखो जो कॉमन होता है ना उसी में थोड़ा दिक्कत होता है। जैसे मैंने बताया यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है,
और 2 ऑक्सीजन है। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, क्यों 3 से मैंने सोचा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है। अगर हम लोग यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 हो जाता है, और यहाँ पे फिर 2 से करते हैं, लेकिन फिर ऑक्सीजन बैलेंस नहीं होगा, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। 3 से कोई चांस नहीं है, 4 से भी करने में कोई चांस नहीं है ना। 5 से भी करते हैं अगर हाइड्रोजन में मल्टीप्लाई तो उतना नहीं होता। 6 से करके देखते हैं, अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, हाइड्रोजन 12 हो गया। यहाँ पे कितना है, 3 है, तो यहाँ पे अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 3 12, 4 3 12, हाइड्रोजन 12 इधर भी हो गया, इधर भी हो गया। ऑक्सीजन कितना है, 6, ठीक है। अगर ऑक्सीजन आपका 6 है तो यहाँ पे 6 करने के लिए क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऑक्सीजन भी 6 हो गया। और नाइट्रोजन तो अकेले भाई, उसको तो बैलेंस कर ही लेंगे। तो नाइट्रोजन कितना है, इधर 4 इधर 2 है, इधर 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये भी आपका इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इसकी बात करते हैं, ये भी आपका आसान सा है। यहाँ पे H2S है, SO2 प्लस H2O प्लस S, मतलब सल्फर कितना है, 1 और 1 2, यहाँ पे सल्फर कितना है, 1, हाइड्रोजन कितना है, 2, हाइड्रोजन कितना है, 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। मतलब आपको बैलेंस करने में आसानी होगा। अगर आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है। क्यों मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करिए, देखो सल्फर अकेले है ना, तो पहले इसी वाले को बैलेंस कर लेते हैं। तो 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन 2 हो गया, इधर इधर ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन कितना है, 4, तो यहाँ पे अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 4 हाइड्रोजन इधर, 4 हाइड्रोजन इधर। अब सल्फर की बात कर लो, यहाँ पे 1 सल्फर है और यहाँ पे 2 सल्फर है, सल्फर कितना हो गया, 3, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो सल्फर भी आपका बैलेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, Fe प्लस H2O डैश Fe3O4 प्लस H2, ये भी आसान है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। Fe से कोई मतलब नहीं है अभी, है ना, Fe इधर अकेले है, बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन भी बैलेंस है, सब बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। इधर 4 ऑक्सीजन है, तो इधर हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 4, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 4। लेकिन जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई किए तो हाइड्रोजन तो बढ़ गया ना, हाइड्रोजन 2 था, तो इससे मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो जाएगा, 2 4 8। तो जैसे ही इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन अपना कितना हो गया, 8 हो गया, तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन भी 8, ये भी आपका 8। उसके बाद ये ऑक्सीजन 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, Fe3 है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी क्या हो गया आपका, बैलेंस हो गया। अब ये था आपका आज का क्लास, है ना। तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे मॉडिफिकेशन, और जो मैं रेडिकल्स की बात कर रहा था वो मैं आपको अगले क्लास में रेडिकल्स वगैरह कुछ कंपाउंड जो बचे हुए थे वो भी आपको मैं लिख करके दे दूंगा। खैर ये आप लोग प्रैक्टिस करना, एनसीईआरटी बुक उठाना, या आपको जो भी आपके पास रेफरेंस बुक होगा आपको हर जगह से मिल जाएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए है, आपको बैलेंस करना है, एज ए होमवर्क आप रखो, सब कोई कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे देना, मैं समझ जाऊँगा कि आप लोग पढ़ रहे हो, है ना। आपका है रिएक्शन CH4 प्लस O2, तो ये रिएक्शन करके क्या बना दिया, CO2 और इसके साथ वाटर। ये आपका जो रिएक्शन है आपको इसको बैलेंस करके बताना है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम लोग अगली क्लास में। नेक्स्ट लेक्चर मैं जल्दी अपलोड करूंगा, कोशिश करूंगा फटाफट लेक्चर्स डालूं। लेक्चर्स आपके लिए छोटे बना रहा हूं कि आप भी थोड़ा थोड़ा पढ़ो, ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर नहीं बने। लेकिन हाँ, जब आप एक कंप्लीट करते हो तो इसको आप लोग बनाओ और कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट डाल दो कि सर मेरे को यहाँ वाले सेक्शन में दिक्कत था, तो मैं अगले लेक्चर में उसको पूरा मैं मेंशन कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली क्लास में।